नमस्कार। हम सब जानते हैं कि इस समय साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स कंट्रीज की बैठक चल रही है। भारत भी उसमें हिस्सा ले रहा है। भारत के अलावा ब्राजील, चीन, रूस और साउथ अफ्रीका इस बैठक में शामिल है। माना जा रहा है कि इस बार की जो बैठक है वो मौजूदा राजनीतिक और सामरिक परिस्थितियों को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से पूरी दुनिया में एक तरह से खेमेबंदी देखने को मिल रही है रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद, उसके मद्देनजर भी ब्रिक्स की इस बैठक का बहुत ज्यादा महत्व है। आज हम इन्हीं विषयों पर विस्तार में चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अपने विदेश मामलों के एक्सपर्ट श्री जेके त्रिपाठी जी से कि इस समय भारत के सामने किस तरह के चैलेंजेज हैं। ब्रिक्स कंट्रीज के इस बैठक में भारत को किस तरह की अपनी रणनीति अपनानी चाहिए और जिस तरह से चाइना का लगातार प्रभाव बढ़ रहा है ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर, उसके मद्देनजर भारत को अपनी कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल तो यही है कि ब्रिक्स कंट्रीज का जो सम्मेलन शुरू हुआ है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं मौजूदा पूरी दुनिया के राजनीतिक और सामरिक हालातों को देखते हुए? देखिए उशिंद्र जी, आज के हालात में जबकि हर जगह एक तरह से आप कह सकते हैं कोल्ड वॉर 2 चल रहा है, बल्कि वॉर ही चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, जिसको किसी भी दोनों में से किसी भी पक्ष की आशा के विपरीत जो 1 साल से ज़्यादा हो गया है, लोगों ने सोचा था कुछ दिनों में कुछ हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ ही कई और जगह भी चल ही रही है लड़ाई। सीरिया में चल रही है, अजरबैजान और आर्मीनिया में परेशानियां बढ़ रही हैं, ईरान के साथ अलग परेशानी है, यमन में परेशानियां बढ़ रही हैं, सोमालिया में बढ़ रही हैं। ऐसी स्थिति में जब दुनिया कई खेमों में बटी हुई है, समझ लीजिए कई जगह फ्लैश पॉइंट्स हैं, ऐसी हालत में किसी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है जो ज़्यादा सक्षम हो। अब यहाँ पर ब्रिक्स जो है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, ऐसे संगठन के रूप में उभरा है जो लगातार सफल हो रहा है, जो 5 देशों का एक समूह है। 5 में से 3 देश तो, एक देश रूस तो विकसित है और 2 देश बहुत उच्च स्तर की विकास की स्थिति में है, ब्राजील, चीन और भारत। तो ऐसी स्थिति में इस छोटे से ग्रुप का ये दायित्व तो बढ़ जाता है, इसकी महत्ता बढ़ जाती है कि मतलब ये बड़े बड़े समूहों की जैसे नॉन अलाइंड या कॉमनवेल्थ या ओएस वगैरह बड़े बड़े समूहों की तुलना में ये ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सुस्पष्ट और ज़्यादा प्रभावी साबित हो रहा है। ऐसे में ब्रिक्स यही कारण है कि ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए 40 से ज़्यादा देशों की कतार लगी हुई है, जिसमें से 9 या 10 ने तो बाकायदे फॉर्मली औपचारिक रूप से इसके लिए आवेदन भी किया हुआ है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि ब्रिक्स अगर इतनी तेजी से जा रहा है, क्योंकि आप देखिए, मैं अगर आपको आंकड़े दूँ तो ब्रिक्स के देश जो अभी वर्तमान में 5 देश हैं, 5 देश मिला करके दुनिया की 42% आबादी इन 5 देशों में रहती है। दुनिया का 26% से ज़्यादा, 27% से करीब जीडीपी जो है वो इन देशों में है। 27% से थोड़ा सा ज़्यादा ही क्षेत्रफल इन देशों का है दुनिया के क्षेत्रफल के हिसाब से। तो अब आप ये समझ लीजिए कि इतने महत्वपूर्ण होते हुए ये ग्रुप अभी भी प्रगति कर रहा है कुछ परेशानियों के बावजूद, लेकिन इसको देखते हुए ही इतने ज़्यादा समूह इसमें इसको ज्वाइन करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं। अब इसमें एक समस्या ये है कि इन समूहों को कैसे
इन देशों को कैसे ज्वाइन कराया जाए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संगठन में कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप अगर ज्वाइन करता है तो एक कुछ क्राइटेरिया होती है, एक उसका आधार होता है, एक उसकी परिसीमा होती है जिसके तहत जिस पे उसको कसौटी होती है, जिस पे कस के ये देखा जाता है कि ये देश है, ये समूह इस समूह में आने के लायक है कि नहीं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि जब ब्रिक्स को ब्रिक के तौर पे इसकी परिकल्पना की गई थी 2001 में, जेम ओनील जो थे इसके वो प्रभारी जो थे गोल्डमैन सैक्स के, तो उन्होंने ये कहा था कि ये चारों देश जो हैं वो अभी वो ऐसे हैं, ऐसी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं जो कि 2050 तक दुनिया पर राज करेंगी और अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह वगैरह सबको पीछे छोड़ देंगे। तो वो तो खैर एक आर्थिक आधार था, एक आर्थिक कसौटी थी, आर्थिक परिमाण था जिसके तहत ये किया गया। लेकिन उसके बाद जब 2010 में इसको साउथ अफ्रीका को इसमें सम्मिलित किया गया, जो कि चीन के उस पे था, चीन की पहल पर था, तो उंगलियां उठने लगी कि साउथ अफ्रीका में आखिर कैसी खास बात है। क्योंकि पहले भी चार में आप देखिए 2 डेमोक्रेसीज थे, 2 नॉन डेमोक्रेसीज थे। रूस और चीन जो है तानाशाही शासन के थे, ब्राजील और भारत डेमोक्रेटिक थे। तो इसलिए ये माना गया कि भाई वो तो ठीक है, एक परिभाषा तो थी जिसके आधार पर हम वो कर सकते थे कि ये तेजी से विकास करने वाली, विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाएं हैं। जहां तक बात है साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा विकसित देश था, क्योंकि उसकी इकोनॉमी जो थी वो $366 बिलियन की थी। उसके बाद नाइजीरिया था 344 का। तो ये एक सोचा गया, शायद चीन की जो पहल थी उसको इस बात से भी बल मिला कि एक तो हमें एक क्षेत्रीय रिप्रेजेंटेशन चाहिए, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व चाहिए। अफ्रीका का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, यहाँ पर भारत और चीन, एशिया में यूरोप में रूस। तो ये सोचते हुए कि अफ्रीका की इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े महाद्वीप जिसमें 52 देश हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ये सोच के साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और इसलिए भी साउथ अफ्रीका जब रंगभेद नीति के तहत शासित होता था तब काफ़ी विकसित हो गया था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी विकसित था। हालांकि अब सिचुएशन बदल गई है, अब साउथ अफ्रीका को पीछे छोड़ करके नाइजीरिया आगे निकल गया है अर्थव्यवस्था में। तो वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब किस आधार पर इसको वो किया जाए, यहाँ पर परेशानी होती है कि चीन ये सोचता है कि चीन उसके नज़दीकी जो भी देश आ रहे हैं, ईरान, सऊदी अरब, इन देशों की इकोनॉमी जो है $1 ट्रिलियन से, मतलब 10 अरब डॉलर से बड़ी है। जी मैं सर इसी मुद्दे पर आ रहा था, जैसा कि आपने अभी चर्चा भी शुरू कर दी ईरान और सऊदी अरबिया का। अभी सर पिछले दिनों एक डिक्लेरेशन आया था जिसमें शी जिनपिंग सऊदी अरबिया के दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने गल्फ कंट्रीज का एक सम्मेलन किया था। उसमें उन्होंने अपनी चीन की जो भावी रणनीति थी डेवलपमेंट को लेके, इकोनॉमी को लेके, ट्रेड को लेके और करेंसी को लेके, उस पर उन्होंने बहुत विस्तार से बात की थी। और तब ये कहा गया था, रियाद डिक्लेरेशन के नाम से वो काफी फेमस हुआ था ग्लोबल उस पे प्लेटफॉर्म पर। मैं सर ये आपसे समझना चाह रहा हूं कि चीन की लगातार कोशिश है कि डॉलर के मुकाबले जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं या जो चीन के मित्र देश हैं, वे अपना कारोबार युआन में करें, चाइनीज करेंसी में। और इसका 2 कारण है। एक तो डॉलर डिप्लोमेसी को वह नीचा दिखाना चाहता है चीन। चीन को लगता है कि अगर डॉलर की ताकत कम होगी ग्लोबल ट्रेड में, तो हम लोग अमेरिका को आसानी से शिकस्त दे सकते हैं।
अमेरिका की दादागिरी का एक सबसे बड़ा कारण ये भी रहा है कि अभी तक ग्लोबल ट्रेड डॉलर में ही होता रहा है। तो उस मोनोपोली को चाइना तोड़ना चाहता है। लेकिन उसके साथ-साथ एक जो सबसे बड़ा खतरा मुझे दिखाई दे रहा है, वो भारत के लिए दिखाई दे रहा है कि अगर चीन की ताकत इसी तरह से बढ़ती रही और ब्रिक्स कंट्रीज में और जो आने वाले ब्रिक्स कंट्रीज के संभावित मेंबर कंट्रीज हैं, उनके भी अंदर चाइना की पॉपुलैरिटी, चाइना की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती रही, तब तो भारत को और ज़्यादा दबाव में लेने की कोशिश करेगा। और हम लोग अभी भी चाइना से लगातार एक तनावपूर्ण रिश्ता बना हुआ है भारत और चीन का, इंटरनेशनल बॉर्डर का जहाँ तक सवाल है। तो इसके मद्देनज़र भारत किस तरह से अपना रोल प्ले करे कि वह ब्रिक्स में बना भी रहे, ब्रिक्स के बाकी कंट्रीज से भी उसका अच्छा रिश्ता बना रहे, लेकिन चाइना का एकाधिकार न हो पाए ब्रिक्स पर और ब्रिक्स कंट्रीज के सदस्य देशों पर। इसको सर मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। देखिए, अभी जो वर्तमान ब्रिक्स है उसमें 5 देशों में से 2 देश एक और हैं, चीन और रूस। वो चाहते हैं कि इसका विस्तार जितनी जल्दी हो सके हो, ब्रिक्स का विस्तार। दूसरा ग्रुप है इसमें भारत और ब्राजील। वो चाहते हैं कि इसका विस्तार हो, लेकिन ऐसा न हो कि आप एकदम आनन फानन में उसका विस्तार कर दें, जो भी आए उसको आप दिल खोल करके उसको स्वागत करें। साउथ अफ्रीका जो है वो एंटिटी छोटी है, लेकिन चूंकि ब्रिक्स के में कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से होता है, इसलिए ये तो नहीं संभव होगा कि चीन और रूस अपने दादागिरी वहां पे तुरंत लगा सकेंगे। अभी देखिए, जहां तक करेंसी की बात आपने कही कि चीन चाहता है कि उसकी करेंसी युआन सारी दुनिया में या ब्रिक्स के माध्यम से ज़्यादातर देशों में हो। ठीक है, ये चीन चाहता है। चीन ने ये भी किया था कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक खुला था ब्रिक्स का, जिसकी बीजिंग में हेडक्वार्टर है, पहले ये हुआ था कि उसकी करेंसी युआन में होगी, लेकिन ये कहा गया कि नहीं, 5 देशों की करेंसी मान्य होगी उसमें, क्योंकि और देशों को एतराज था। और दूसरी चीज़ ये है कि चीन अगर ये कह रहा है कि युआन में होगी, तो सही इसको निरूपण किया है कि चीन का ये मानना है कि क्योंकि डॉलर की दादागिरी कम हो रही है, इसलिए उस पर और प्रहार करना चाहिए, और उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए कि हमको डॉलर के जो विकल्प वो देखने चाहिए। और ये विकल्प देखने का काम देखिए बहुत पहले से शुरू हो चुका है। आपको पता होगा कि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन सिस्टम है स्विफ्ट, जो कहते हैं सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल बैंकिंग टेलीकम्युनिकेशन। सो स्विफ्ट में यह है कि जैसे भी आप बैंक के थ्रू कहीं भी कुछ पैसा भेजते हैं एक देश से दूसरे देश में, वो स्विफ्ट के थ्रू जाता है, जिसका मतलब कि सीधे उसकी इंफॉर्मेशन अमेरिकन बैंक्स को जाती है, न्यूयॉर्क से होकर ट्रांजैक्शन में होता है। तो एक तरह से दादागिरी, एक तरह से मोनोपोली है। इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए देखिए 3 देशों ने तो, वहाँ के ब्रिक्स के 3 देशों ने तो अपना काम शुरू भी किया है। 2014 में रूस ने SCPS बनाया था, सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस। भारत ने SFMS, स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम बनाया। हालांकि ये अभी बहुत पॉपुलर नहीं हुए हैं, इन्होंने अभी से उसको पूरी तरह से वो नहीं किया है। चाइना ने CIPS बनाया, क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, और तो और ब्राज़ील ने भी पिक्स करके बनाया है, जो कि हमारे UPI टाइप है, उतना प्रचलित नहीं हो रहा है। तो यह है कि ये हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। डी डॉलराइजेशन जिसको कहते हैं, वो शुरू हो चुका है। और उसी के तहत देखिए पिछले 3 साल में पहले क्या था कि पहले एक बैंकिंग एजेंसी ने 4 देशों को, भारत, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और 2 और देश मुझे याद नहीं आ रहा है, इनको कहा गया था कि ये जो हैं ये इकोनॉमीज फ्लक्चुएट करती रहेंगी, ये खराब हो जाएंगी। लेकिन अब क्या हुआ कि
पिछले साल कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत ने चीन ने यूएस बॉन्ड्स को, यूएस जो होल्डिंग थी उसमें चीन ने उसमें से 1.3 ट्रिलियन डॉलर कम किया है, रिड्यूस किया है। भारत ने 740 बिलियन डॉलर कम किया है। ब्राज़ील ने भी कुछ कम किया है, मेरे ख्याल भारत ने 74 बिलियन डॉलर कम किया है, ब्राज़ील ने 22 बिलियन डॉलर और साउथ अफ्रीका ने शायद 10 बिलियन डॉलर कम किया है। तो मतलब कि लोगों की का विश्वास अमेरिका पर से उठ रहा है धीरे धीरे, खासतौर से ब्रिक्स कंट्रीज का। अब सवाल यह है कि चीन के इस कदम के खिलाफ इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ईरान और सऊदी अरब चीन के बड़े, सऊदी अरब तो चीन का पहले का दोस्त था, ईरान अब नया दोस्त बना है और चीन के माध्यम से ही ईरान और सऊदी अरब के बीच में संबंध फिर स्थापित हुए हैं। यूएई के भी संबंध इजराइल से स्थापित हुए हैं और यूएई भी अब काफ़ी कुछ चीन का मित्र रहा है। तो चीन चाहता है कि इन देशों को हम ले आएँ, और यही नहीं, बहुत छोटे छोटे भी देश देखिए, पराग्वे, निकरागुआ, बोलीविया, ये सब छोटे छोटे पिद्दी से देश, ये भी कोशिश में है कि हम आ जाए। चीन जो है दुनिया के 152 देशों में चीन ने करीब 3 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज दे रखा है, अपने कर्ज के मकर जाल में फंसा रखा है। चीन सोचता है कि उसमें से अगर कुछ आ जाएंगे तो हमारा दोहरा फायदा होगा। एक तो ये कि ये चूंकि हमारे अनुग्रहित हैं, बेबस हमारे कर्ज के जाल में दबे हुए हैं, कि हमारी बात मानेंगे। दूसरी, करेंसी हम अपनी इनके यहाँ चलाएंगे तो यूएस का, अमेरिका का प्रभाव कम होगा। अब भारत के इसमें क्या नीति है, देखिए, भारत 2 बातों पे काम कर रहा है। एक तो कॉमन करेंसी नहीं होनी चाहिए, फिलहाल नहीं होनी चाहिए। ओके, क्योंकि 2 चीजें थी, या तो कॉमन करेंसी हो, लेकिन साउथ अफ्रीका ने अभी समिट से ठीक पहले कह दिया कि नहीं, ब्रिक्स कंट्रीज की करेंसी एक दूसरे में चलेगी। ये किया जाए कि एक दूसरे में मान्य हो, लेकिन कोई कॉमन करेंसी अभी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जो डी-डॉलराइजेशन की बात है कि डॉलर के खिलाफ किसी करेंसी को खत्म करना, खड़ा करना, वो अभी हमारे पक्ष में नहीं है, क्योंकि आज की स्थिति में हमारा यूएस हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और हम बड़े कंफर्टेबल हैं। हम यूएस को ज़्यादा निर्यात करते हैं, यूएस से कम लेते हैं, तो ये हमारे पक्ष में है व्यापार का वो अनुपात। तो इसलिए अभी हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमें ये नहीं करना है कि कैसे कि ये करेंसी की जाए, एक करेंसी। तीसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज जो इसमें आएगी, अभी कल पता लगेगा कि कैसे किन देशों को यहाँ शामिल किया जाए। एक चीज तो देखिए ये तय है कि अभी कोई भी देश नहीं शामिल होगा, सब ऑब्जर्वर या किसी उसमें, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया मेरे ख्याल से बनाई जा चुकी है वर्किंग ग्रुप्स के द्वारा। कुछ कार्य समूहों ने इसके लिए वो किया है कि कुछ यार्डस्टिक इसके लिए बनाए हैं कि उन पे जो खरा उतरेगा उन्हीं को हम करेंगे। तो एक तो चीज़ अभी इन पर बहस होगी, विचार विमर्श होगा, उसके बाद फिर निर्णय किया जाएगा कि आगे अगली समिट में किन किन देशों को हम बुला सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। अभी तो 40-50 देश हैं, कुछ ऑब्जर्वर के रूप में हैं, कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज हैं। तो इसमें अभी मेरे ख्याल से कुछ बहुत खास, बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। बस ये है कि शायद ये इस बात का डिक्लेरेशन हो कि ये क्राइटेरिया है जिसके आधार पर हम देशों के लिए निर्णय करेंगे कि कौन कौन से देशों को ब्रिक्स का मेंबर बनाया जाए। तो ये, क्योंकि ब्रिक्स, देखिए ब्रिक्स और भी कई चीज़ों में काफ़ी हुआ है, क्योंकि ब्रिक्स ने जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसने $100 बिलियन का वो किया है कि ये हम एक अलग रखा है कि ये इसमें से हम अपने ब्रिक्स के देशों और दूसरे देशों को भी व्यापारिक विकास में, आर्थिक विकास में सहायता देंगे या कर्जा देंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं ब्रिक्स की बड़ी अच्छी चल रही हैं। ब्रिक्स का जैसे
ब्रिक्स का ऑडिटर्स का बहुत अच्छा एक दूसरे के यहाँ चल रहा है। ब्रिक्स केबल की बात हो रही है, ब्रिक्स टेलीकम्युनिकेशन की बात हो रही है, ब्रिक्स सिक्योरिटी की बात हो रही है, ओशियानिक सिक्योरिटी की। तो ये सब चीज़ें, चूँकि ब्रिक्स इन सब चीज़ों की वजह से तुलनात्मक रूप से काफ़ी सक्षम आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, इसलिए देशों की कतार लगी हुई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी चीन की ये चाल फिलहाल इस समिट में तो कामयाब हो पाएगा। सर एक और चीज थोड़ा सा इसी से जुड़ा हुआ है, हम भारत और चीन के रिश्तों से जुड़ा हुआ एक और चीज आपसे पूछना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस को बताएं सरल भाषा में। हम सब जानते हैं कि चीन और भारत के बीच में जो ट्रेड कॉमर्स का इस समय चल रहा है रिश्ता, उसमें काफी गैप है। हम चीन से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बॉर्डर पर तनाव के बावजूद जो हमारा वाणिज्यिक रिश्ता है चीन के साथ, उसका सर्वाधिक लाभ चीन को मिल रहा है, भारत को नहीं मिल रहा। इसके मद्देनजर क्या आपको लगता है कि जो ब्रिक्स में चीन के राष्ट्रपति आने वाले हैं या पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं, इसके मद्देनजर क्या भारत की तरफ से कोई इस बात पर भी चर्चा हो सकती है कि जो गैप बढ़ रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, उसको कम किया जाए और ट्रेड में एक बैलेंस कायम किया जाए बॉर्डर टेंशन के अलावा? क्योंकि 15 राउंड की वार्ता के बाद भी भारत और चीन का जो आपसी तनाव है और जो एक कोर पॉइंट है डिस्प्यूट का, उस पर अभी कोई सलूशन नहीं निकला है। तो वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम कॉमर्स और ट्रेड की दृष्टि से आपसे समझना चाह रहे हैं कि क्या इस तरह की कोई संभावना आपको निकट भविष्य में दिखाई दे रही है कि इसमें गैप जो इतना बढ़ता जा रहा है उसमें कोई कमी आएगी? देखिए, मुझे लगता है कि बातचीत तो होगी, लेकिन अब बातचीत किस हद तक सीरियस होगी ये अभी मैं नहीं कह सकता कि बातचीत का कुछ बड़ा स्पष्ट परिणाम होगा आर्थिक संबंधों के लिहाज से। क्योंकि देखिए, आपने बहुत सही ये आकलन किया है कि चीन 113 बिलियन डॉलर की चीन और भारत की का व्यापार है, द्विपक्षीय व्यापार। उसमें से करीब 86 बिलियन डॉलर जो है वो चीन हम चीन से आयात करते हैं, और बाकी जो है वो चीन से निर्यात करते हैं। तो ये बहुत कम, पहले ये गैप भी कम था, लेकिन 2 साल पहले ये गैप भी कम था, लेकिन अब ये गैप बढ़ा है। अब देखिए, इस गैप के कई कारण भी हैं। कुछ तो ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमको भी बहुत ज़रूरी होती है, ज़रूरत है, और जो चीन से सस्ती मिलती है तो कोई बुराई नहीं है लेने में। जैसे दवाइयों का API जो होता है, आधारभूत जो होता है द्रव्य, वो चीन से बड़ा सस्ता आता है। तो हम बाकी दवाइयों में लोगों का ये होता है, देखिए बिजनेस में बिल्कुल ये होता है कि आप देखिए ऑटोमोबाइल बिजनेस में जो होता है कि ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियां सारे पार्ट्स नहीं बनाती, कई पार्ट्स वो बाहर से बनवाती हैं, OEM से, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से, जो कि सस्ते में उनको बनाते हैं, क्योंकि वो अगर बनाना शुरू करेंगे तो उनको वो महंगा पड़ेगा। तो हम जो है चाइना से वो चीज़ें चीन से मंगाते हैं, API की काफ़ी चीज़ें मंगाते हैं, जिससे कि जो हमें सस्ता पड़ता है। इसके वजह से हमारी जो है फार्मास्यूटिकल ग्रोथ, इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ी है और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा फार्मास्यूटिकल्स का। दूसरी चीज़ ये है कि भारत सरकार ने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, आपने देखा होगा कई प्रोजेक्ट्स पे नाकबंदी नकेल कस दी है चीन की, कि बिना हमारी परमिशन के आप प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, भाग नहीं लेंगे, इसलिए कि ताकि चीन का दबदबा वहाँ कम। तीसरी चीज़ जो ये है वो ये कि छोटी छोटी चीज़ें आपने देखी, खिलौने, कपड़े, कापी, किताब, इस तरह छोटी मोटी चीज़ें जो है, इलेक्ट्रॉनिक के आइटम छोटे छोटे, जैसे सब्जी के ठेले वालों के लिए वो इमरजेंसी लाइट्स वगैरह, ये सब चीन से आ रही है। अब इसमें एक समस्या ये है कि ये ज़्यादातर प्राइवेटली आती है, और प्राइवेटली आने में अगर हमारे यहाँ उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा है और वहाँ कम है,
तो प्राइवेट दुकानदार जो है वो निश्चित ही वहां से मंगाएगा कि 4 पैसा उसका बचेगा। हाँ, मार्जिन जहाँ ज्यादा होगा वहां तो जाएगा। या तो हमें प्रोडक्शन कास्ट से उतनी कम पर लानी चाहिए, और अगर हम उस पर रोक लगाएंगे तो WTO के विश्व व्यापार संगठन के तहत कई चीज़ों ऐसी होती है जिस पे हम रोक नहीं लगा सकते, तो समस्या हो जाएगी। तो हमारे लिए यही है कि या तो हम अपने यहाँ उनका धुआंधार प्रोडक्शन करें, उत्पादन करें, ताकि हमारे यहाँ उनकी कीमत में कमी आ जाए। अभी चीन वैसे फिर चाहेगा, क्योंकि चीन में भी प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन चीन के लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि लोग ले पाए, इसलिए चीन का निर्यात कम हो रहा है पूरे विश्व में, और चीन इस पे जोर दे रहा है कि उनके लोग लें ताकि उनकी इंडस्ट्री, उनके व्यापार बचा रहे। लेकिन वो मुश्किल में है, अभी चीन उसी मुश्किल में है, आर्थिक संकट से गुजर रहा है। तो हो सकता है बाद में चीन के साथ हमारे आर्थिक रिश्ते जो हैं, खासतौर से चीन से हमारा निर्यात कम हो जाए। लेकिन ये तीनों चारों चीज़ें जो फैक्टर मैंने बताया, इसकी वजह से अभी समस्या होगी, और ये जब तब तक रहेगी जब तक हम कुछ अपने में कुछ मतलब स्वयं हम इस काबिल नहीं हो जाते कि हम हर चीज बना सकें। हाँ, अपनी आत्मनिर्भरता जब तक नहीं हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और कम लागत में बेहतर प्रोडक्शन की जब तक आत्मनिर्भरता नहीं होती है, तब तक शायद ये गैप भरना आसान नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इतना महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।